बात शायद सन 1983 की होगी। मैं उस टाइम विधानसभा की एक कमेटी का चेयरमैन था। हमने अपना कमेटी का दक्षिण भारत का दौरा करीब 15 दिन का रखा हुआ था। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया और सबसे थोड़ा कह के गया, भाई 15 दिन कहीं बाहर जाके आएंगे, सो उस टाइम में आप जयपुर नहीं आए और कोई काम होगा तो मैं वापस आके करूँगा। हमारे बोरनेटी के सरपंच जोराराम जी थे, उन्होंने यूँ ही पूछ लिया, तो आप कहाँ पधार रहे हो? मैंने कहा भाई पहले मद्रास जाएंगे, यानी अब जो नया नाम चेन्नई है, उसके बाद बेंगलोर होते हुए, मैसूर होते हुए, केरल होते हुए ठेठ कन्याकुमारी तक जाने का प्रोग्राम है, फिर वहाँ से रामेश्वरम से वापस आएंगे। उनका साहब आप मद्रास कब पहुँचोगे? तो मैंने अपना अंदाजन बता दिया, भाई यहाँ से जयपुर से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली GT एक्सप्रेस पकड़ेंगे और उस तारीख को यहाँ पहुँचेंगे। यूँ कैजुअली मैंने उनको कह दिया था। जब हम मद्रास पहुँचे तो ट्रेन रुकी और आई माता जी की जय, दीवान साहब की जय। अरे करीब 25-30 नौजवान वहाँ इकट्ठे हो गए थे, बड़ी बड़ी मालाएं लेके आए और हम सबको मालाएं पहनाई, सारे विधायकों को माला पहनाई और साथ में डोसा इडली का नाश्ता लेके आए थे। हम सबको वहीं प्लेटफॉर्म पे ही सबको नाश्ता कराने को मजबूर किया और कहा साहब चल हम हमारे घर चलिए। अरे मैंने कहा भाई 2 दिन हमको काम कर लेने दो विधानसभा का, रविवार को अपन चलेंगे। रविवार को वो सब लोग MLA हॉस्टल में आ गए जहाँ हम रुके हुए थे और मैं उनके साथ गया और देख के भौचक्का सा रह गया। जहाँ जाओ अच्छा सा मकान, फ्लैट किसी का मकान, दुकान पे ले गए, दुकान किसी की किराने की, किसी की कपड़े की, किसी की गिरवी की, किसी की हार्डवेयर की, छोटी छोटी थी। अरे मैंने कहा यार तुम लोग यहाँ कब आ गए? हर एक की करीब सबकी एक ही कहानी कि साहब घर में खाने को कुछ था नहीं। दूसरी, चौथी, पांचवी पास करी और गांव का जो सेठ था, या तो वो या हमारा कोई रिश्तेदार, बहनोई, साले, वो यहाँ ले आए। पढ़ाई की थी, चौथी पांचवी पास, क्या लेके आए साहब? कुछ नहीं लेके आए। यहाँ हम रहे सेठ के घर पे रखा, पहले वहीं बर्तन मांजते, कपड़े धोते, बच्चों को रखते, झाड़ू पोंछा करते। धीरे धीरे 1-2 साल में बड़े हुए तो हमको दुकान ले जाना शुरू कर दिया। दुकान में धीरे धीरे सेल्समैन बन गए। सेल्समैन बनते बनते सेठ जी को विश्वास हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे काम बताना शुरू किया। होलसेल का माल कहाँ से आता है, कहाँ से वसूली की जाती है, कब जाके वसूल पैसे कहाँ से लाते हैं, कहाँ ग्राहक से क्या कैसे बात करनी। और धीरे धीरे हमने पूरी दुकान संभाल ली और दुकान संभालते संभालते हम अपनी खुद की दुकान कर ली। या सेठ ने जब दूसरी दुकान करी तो एक दुकान में उनको अपना पार्टनर बना लिया। अरे मैंने कहा यार बिना पैसे, बिना पढ़ाई, बिना तजुर्बा और परदेश में सेठ बन गए। और एक बार सेठ बन गए तो फिर बच्चा भी सेठ बनेगा, आगे धंधे को बढ़ाने में कोई बाधा ही नहीं है। और यार तुम लेके क्या आए थे? सब कुछ नहीं लेके आए थे, कपड़े पहने हुए आए थे, एक पैसा भी नहीं था और तनख्वाह भी हमको 100 रुपये साल के मिलते थे, 10 रुपये महीना भी नहीं। खाना फ्री था, रहना फ्री था, पर सीखते गए साहब। अरे बिना पैसे। तब मुझे सीरवी समाज का जाति स्वभाव समझ में आया कि अपन तो कह रहे हैं कि हॉस्टल खोलो, पढ़ाओ और सब नौकरी ढूंढ रहे हैं, और ये सीरवी समाज बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी मार्गदर्शन के चुपचाप अपनी गति से रवाना होके आया और आके अपनी जाति स्वभाव के अनुसार सेठ बन गया। उनमें अच्छे पॉइंट्स क्या थे? ईमानदारी, मेहनत की कोई पराकाष्ठा, सहनशीलता, माता पिता के प्रति सद्भावना, श्रद्धा और अपने धर्म के प्रति आस्था। ये 5 खंबे थे जिन्होंने पढ़ाई, पैसे, तजुर्बा सबको एक तरफ करके और एक कामयाब मॉडल
एक रोल मॉडल जिसको कहते हैं कि अगर आम आदमी इस पे चल जाए तो वो ज़रूरी नहीं है कि 10वीं 12वीं MA करे। कम पढ़ा हुआ आदमी भी अगर उसमें चरित्र है, अगर उसमें ईमानदारी है, उसमें मेहनत करने की क्षमता है, वो हर काम करने को तैयार है, तो उसको आगे बढ़ने से, उसको सेठ बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे लिए एक ये चौंकाने वाली बात थी, मेरी तो आँखें खुल गई। और उसके बाद तो मैं राजस्थान आया और मैंने जहाँ कई लोग भाई लोग मिले उनका जाओ बेंगलोर जाओ मद्रास जाओ, बेंगलोर जाओ मद्रास जाओ। और मेरे पद के प्रति आस्था थी, दीवान पद के प्रति लोगों की आस्था थी कि साहब, कुछ कहने वाले कहते थे पढ़ाओ, ये दीवान साहब जो हैं गलत मिसगाइड कर रहे हैं, अपने को तो पढ़ना है, आगे बढ़ना है। पर लोगों का आस्था थी जो आंखें मीच के बच्चे 8 साल के, 10 साल, 12 साल, हालांकि वो उस समय पढ़ने की होती है, परंतु जो बच्चा कम उम्र में एक सांचे में ढल जाता है वो फिर आगे बढ़ता ही जाता है। और स्थिति ये हो गई कि आज 70% सीर भी राजस्थान छोड़ चुका है। यहाँ सिर्फ बुजुर्ग या कहीं कहीं कोई गांव में 1 2 4 जवान मिल जाएंगे, बाकी सारे लोग, और सब ने बढ़िया, उस समय दुकानें सस्ती थी, किराया कम था और सारे लोग अपने धंधे पे लग गए। और आज कितनी दुकानें हैं इसको तो मैं नहीं कह सकता, परंतु कम से कम 8 से 10 हज़ार दुकानें हैं। मद्रास, बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, सब जगह पर है। और साथ साथ में इन्होंने धर्म का प्रचार के लिए, धर्म के पीछे जो एकता का माहौल आई पंथ ने किया हुआ है, बडेरें बनानी शुरू करी। और आज 60 के ऊपर बडेर तो बेंगलोर में है। हर साल 1 2 नई, जहाँ 25-30 दुकानें हुई और उन्होंने बडेर की जगह ली। 500 से 1000 रुपया महीना प्रति दुकान देना, भादवी बीज, मई बीज का उत्सव मनाना, उस टाइम बोलियाँ देनी। और उस बडेर एक, जिसको अपन कह सकते हैं, वो एक वेजिटेरियन क्लब, एक क्लब बन गया जहाँ भाई लोग इकट्ठे होते, एक दूसरे से जान पहचान होती, एक दूसरे के धंधे के बारे में जानकार करते, और किसी को कभी मदद की ज़रूरत होती तो वो अपने आप एक दूसरे के संपर्क में आके और कर लेते। एक नया मॉडल तैयार हो गया जिसने सीरवी समाज को एक नई दिशा। तो बेसिक बात समझने की कि जाति स्वभाव, जब तक आप किसी जाति का या किसी व्यक्ति का नहीं समझ पाते हो, आप उसको सही दिशा निर्देश नहीं दे सकते, सही आप उसको दिशा नहीं बता सकते। सीरवी समाज बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर था। पहले खेती करते थे, ईमानदारी से, मेहनत से बढ़िया खेती करते थे। वही अच्छा काम और मेहनत से करने का जब उनको मौका मिला तो उन्हें अपने आप को बिजनेस में भी इसी तरह से फ्लरिश कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने पहले हिंदुस्तान का जाति स्वभाव समझा कि यहाँ का आदमी क्या सोचता है, क्या करता है। और सिर्फ एक ही एग्जांपल ले लीजिए, रेलवे लाइन। एक ही लाइन पे ट्रेनें इधर जा भी रही है और आ भी रही है और कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, जबकि सड़कों पर अलग अलग रोड है फिर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट कानून और इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एक एक व्यक्ति को, इंजन ड्राइवर को, लाइनमैन को, स्टेशन मास्टर को, कि वो कहीं गलती करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। जब तक ट्रेन नहीं छूटेगी, जब तक ट्रेन नहीं आएगी, सिग्नल नहीं होगा। सिग्नल होने के बाद जैसी ट्रेन निकली वो सिग्नल ऊपर उठाना ही है। किस प्रकार एक आदमी जाएगा और सिग्नल के अंदर उस टाइम लैंप जलते थे केरोसिन के, वो टाइम पे जला के आएगा, टाइम पे बुझा के आएगा। इसके पीछे एक लेंस है जिसमें दिखता रहेगा कि लैंप जल रहा कि नहीं जल रहा। कैसी बारिश आंधी आ जाए वो चिमनी बुझती नहीं थी। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को समझ के और एक एक डिवाइस डेवलप की, जो आज भी जो अंग्रेज डिपार्टमेंट बना के गए थे। मैं तो खास करके कहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस फोर्सेस अपनी फौजें, एक IAS और IPS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, 2 नंबर 3 इंडियन पोस्ट, गांव 5 पैसे का पोस्ट कार्ड हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने पहुंच जाता था। इंडियन रेलवेज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर, SP का अनरिटन पावर्स है, वो वहाँ की सरकार है, वो जो निर्णय ले लेंगे उस पर कोई जांच नहीं बैठती है, उस पर कभी उनका एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को सिस्टम को समझ के और ये इंट्रोड्यूस किया, जो जिन चीज़ों को हम भी आज नहीं बदल पाए। हमने जो बनाया, जो IAS ने बैठ के सेक्रेटेरिएट बनाया,
दिल्ली में बनाए, वो सिस्टम चाहे कोऑपरेटिव के हो और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हो और आदिवासी विकास के हो, बिना सोचे समझे, बिना जाति स्वभाव को अंडरस्टैंड किए वो बनाते चले गए। और आज सारे के सारे जो विकास की गति देना चाहिए तो गति नहीं, वहीं के वहीं पड़े हैं। तो सबसे पहले जो बनाने वाली जो जो है पॉलिसी बनाने वालों को जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक वो सही रूप से उस जनता के अनुसार कानून और व्यवस्था नहीं बना सकते। ऐसा मेरा निश्चित मत है।